मैंने कल एक फर्क समझाया था ना, व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी। लुक हियर बेटा, ग्राम पर मीटर स्क्वायर और किलो कैलोरी per meter square, we call it a production, we call it, but when you notice gram per meter square per year it's called as, हाँ, या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इज कॉल्ड एज द प्रोडक्टिविटी, इज कॉल्ड एज। देन productivity has two type, one is the primary, second is secondary. Primary productivity always belong with plants, primary productivity always belong with, and secondary productivity belong with animals या consumer। समझ में आया क्या? प्राइमरी विथ प्लांट्स, सेकेंडरी विथ कंज्यूमर। फिर प्राइमरी में आती है दो बातें, एक का नाम है जीपीपी, एक का नाम है एनपीपी। व्हाट इज जीपीपी? उसने जो पूरी तरह से बनाया, टोटल बनाया, वो क्या है? जीपीपी। और उसमें से कुछ खर्च किया, खर्च करने के बाद जो बचा इट्स कॉल्ड एज एनपीपी। समझ में आया तुझे मैंने क्या बोला? तो कल का टॉपिक था अपना प्रोडक्टिविटी, आज का है डीकम्पोजिशन। सो टुडेज टॉपिक इज डीकम्पोजिशन। डीकम्पोज, कुजने। जरा एक बार इस तस्वीर को देखो और ये अंदाज़ा लगाओ वहाँ पे हो क्या रहा है। वो चीज़ धीरे 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 गायब होने में है या हो रही हैं, हो गई हैं। कौन सा एनिमल है वो? पिग। लास्ट में कहीं दिख रहा है क्या वो? लास्ट वाले साइड में दिख रहा है कहीं? क्योंकि टोटली क्या हो चुका है वो, और उसके अंदर जो मटेरियल है, जो केमिकल, सब ज़मीन में चला गया। ये कौन है? फंगस, मतलब मशरूम। ये वही जगह पे आता है जहाँ पे होता है डीकम्पोजिशन, मतलब ये मरा हुआ जो पिग है ना, यहाँ से निकलेगा फंगस। फंगस कहाँ पे ग्रो होता है? मोस्टली जहाँ पे वेस्ट है, जहाँ पे कूड़ा कचरा है, जहाँ पे डिकम्पोज चीज़ें हैं, यहाँ से ग्रो होने के चांसेस रहते हैं। वैसे वो कहीं से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। हम मशरूम की खेती भी करते हैं, लेकिन मशरूम यहाँ ग्रो हो जाते हैं जहाँ पे एरिया डिकम्पोज होने में है, क्योंकि फंगस इज़ अ डिकम्पोजर। कौन है फंगस? हाँ, तो शुरू करते बेटा, लिखना शुरू करो। लिखो डिकम्पोजिशन। पहला हेडलाइन आपका डीकम्पोजिशन। यू नो व्हाट हैपन? द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, complex organic matter convert into simple inorganic compound। काय लावला रे फुसूर फुसूर? काय बोलता है? complex organic matter convert into simple inorganic compound, just like H2O, CO2 and some nutrients, inorganic nutrients beta। We call it a decomposition, we call it a decomposition। Is that clear? We call it a decomposition। Note down this, what is decomposition?
Deshmukh, what is decomposition? So this decomposition बेटा, ये जो सिंगल स्टेप है वो नहीं है, इसमें बहुत सारी स्टेप्स है। जैसे आप 5th से 10th तक जाते हो तो स्टेप बाय स्टेप जाते हो, ऐसा ही यहाँ पर होती है अलग अलग स्टेप्स। सो फॉर decomposition it follow some steps. First step, fragmentation. सर ये क्या है बेटा? these are the steps of decomposition. The firstly fragmentation, second is leaching, third is catabolism, fourth is humification, and last is mineralization. So these are the 1, 2, 3, 4, 5 steps of decomposition. 5 steps of decomposition, note down. Second is leaching, catabolism, humification, mineralization. Tell me how many steps? Which are? ओके, नेक्स्ट थिंग। तो पहले हमें किसकी बात करनी है? हाँ, हेडलाइन लिखो, फ्रेगमेंटेशन। तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे बेटा। लुक हियर, पहले मैं बात करूं फ्रेगमेंटेशन की ना। लुक हियर, सबसे पहले बेटा देख ले, एक सड़ा हुआ लीफ है, ये जो पेड़ से नीचे गिरा है, सड़ा हुआ लीफ, या ये किसी की डेड बॉडी है, डेड बॉडी या सड़ा हुआ लीफ। मतलब तूने देखा होगा प्लांट के नीचे सड़े हुए लीफ मोस्टली रहते हैं ऐसे, जो धीरे 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 कंपोज हो जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं। तो ये सड़ा हुआ लीफ जो है, इसका नाम है डेट्रिटस। नाम क्या इसका? डेट्रिटस। व्हाट इज डेट्रिटस? इट इज द डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर। इसके अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी है, प्रोटीन, कार्ब, फैट सब भरा है इसके अंदर। तो व्हाट इज डेट्रिटस? डेड डीके ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड एज डेट्रिटस। तो ये पढ़ा है पहले, स्पेशली इन फार्म, खेत में। एक ऐसा कहना होता है, 2 प्रकार के एनिमल, दे आर द फ्रेंड ऑफ फार्मर। फर्स्ट इज अर्थवॉर्म, कौन? एंड सेकंड इज कोबरा। कोबरा इज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर? हाउ इज दिस पॉसिबल? एक्चुअली स्नेक बोलो, क्या बोलो? नॉन पॉइजनस स्नेक। कोबरा इज द पॉइजनस स्नेक। कोबरा इज द
स्नेक जो होता है वहाँ के जो माउस वगैरह उसको खा लेता है, बराबर, इसलिए वो होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ दी अर्थवॉर्म है जिसका कोई भी नुकसान नहीं है। अर्थवॉर्म हैज़ 2 फायदे। अर्थवॉर्म कितने फायदे हैं? 2, है ना, 2 बेनिफिट्स। फर्स्ट, अर्थवॉर्म क्या करता है, ज़मीन को ढीला कर देता है, ज़मीन को ढीला कर देता है। और जितनी ज़मीन ढीली होगी उतना ज़मीन में हवा जाएगा, क्या जाएगा? एरिएशन। और जितनी हवा अंदर जाएगी उतना रूट्स के लिए अच्छा होता है। यू नो दैट जब हम खेत में प्लॉ करते हैं, नांगरनी वखरनी प्लॉइंग करते हैं, प्लॉ के समय क्या करते हैं, नीचे वाली मिट्टी ऊपर लाते हैं, बराबर है, और ज़मीन को हल्का सा ऐसे लूज़ कर देते हैं ताकि उसमें हवा जा सके। बिकॉज एयर इज़ वेरी गुड फॉर द रूट्स, बिकॉज एयर हैज़ नाइट्रोजन, एयर हैज़ प्लस ऑक्सीजन ऑल्सो। तो वो दोनों फ़ायदे करेंगे, जितना O2 भी चाहिए प्लांट को फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। सो पहला है कि अर्थवॉर्म का पहला फ़ायदा है ज़मीन को वो लूज़ करता है, जिससे फार्मिंग अच्छी होती है। सेकंड फ़ायदा ये है कि अर्थवॉर्म जो होता है, जो नीचे पड़े हुए पत्ते हैं उसको वो खाता है। अर्थवॉर्म नीचे हुए पत्ते को खाता है, समझा बेटा? हाँ, और खा के ओमिट कर देता है। या अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटा, 2 तरफ, एक तो उल्टी करेगा खा के उसको, या उसको एक्सक्रीट करेगा, लैट्रिन, बराबर। तो ये जो दिख रहा है सड़ा हुआ पत्ता, इस सड़े हुए पत्ते को खाने के लिए वहाँ पे आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को मैं यहाँ पे नाम दूंगा एक एनिमल, डेट्रिटिवोर्स। क्या बोलूँ? डेट्रिटिवोर्स, दैट इज कॉल्ड एज अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म वाले भाई साहब यहाँ पे आ गए। तुझे पता है अर्थवॉर्म से बनाते हैं फर्टिलाइज़र, यू नो, अर्थवॉर्म फर्टिलाइज़र बहुत चलता है वो, क्योंकि उसका काम ही है कि फूड को अच्छे से आप न्यूट्रलाइज करो। तो डेट्रिटिवोर्स नाम का एनिमल मतलब अर्थवॉर्म, इसने इसको खाया, इसको खाया, इसको खा के इसके टुकड़े किए। क्या किए? जैसे हम रोटी के टुकड़े करते हैं बाय टिथ, बराबर है बेटा, टुकड़े किए इसको और इसके टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े हैं बेटा, इसके टुकड़े कर दिए इसके। तो ये है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। कौन सा फूड? क्योंकि अर्थवॉर्म से बाहर निकला ये, अर्थवॉर्म ने इसको खाया, एक तो खाने के बाद इसको ओमिट किया या फिर उसको एक्सक्रीट किया, फ़र्क है दोनों में, ओमिट एंड एक्सक्रीट, बराबर है। तो ये क्या है? ये है फ्रैगमेंटेड, मतलब टुकड़े हैं ये, डेट्रिटस। इतनी बात तेरे को समझ में आ गई? और ये सब किसने करवाया? इसका नाम क्या है? क्या खाया? बराबर है बेटा। और ये जो पहली स्टेप है इसमें इसके टुकड़े हो गए, मतलब पहले स्टेप का नाम क्या है? फ्रैगमेंटेशन। लिख लो इससे, फर्स्ट स्टेप, थोड़े अच्छे से लिखो, स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे अपने। अच्छे से लिखो बेटा। और ये जो है फ्रैगमेंटेशन, इट्स प्योरली अ फिजिकल प्रोसेस। इसने सिर्फ टुकड़े किए, कोई केमिकल नहीं यहाँ पे, कंप्लीटली अ फिजिकल प्रोसेस, सिर्फ टुकड़े किए उसके।
आपका लिखना हो गया? Do you know earthworm is invertebrates कि vertebrate? Which phylum? Annelida. रिंग जैसा ना, रिंग, एनुलस, एनुलस रिंग जैसा। ओके, यहाँ तक तेरे को कहानी समझ में आ गई? आगे बात करें अभी? हाँ सर, ठीक है। नेक्स्ट देख ले, तू बराबर लिखना शुरू कर देना। सर ये टुकड़े हैं, दीज आर द फ्रैगमेंट्स, सो दीज आर द टुकड़े। This fragment has completely a organic compound. This has organic matter. This fragments, inside the fragment there is a organic matter. तूने नाम सुने क्या? प्रोटीन, कार्ब, सेल्लोज, लिग्निन, पेक्टिन, हेमिसेल्लोज। क्योंकि पत्ता है ना, पत्ते में ये रहेगा, सेल्लोज, हेमिसेल्लोज, स्टार्च, पेक्टिन, लिग्निन। दीज आर कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक मैटर। जिस केमिकल में कार्बन प्लस हाइड्रोजन है वो उसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। फिर इस फ्रैगमेंट के ऊपर वहीं पर आता है बेटा, वहीं पर आता है एक अटैक, और वो अटैक होता है बैक्टीरिया प्लस फंगस का। तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसका नाम है बेटा कैटाबॉलिज्म। लीचिंग बाद में पढ़ाता मैं, इसका नाम है कैटाबॉलिज्म। आईएमपी स्टेप है ये। इसमें अटैक होता है बैक्टीरिया प्लस फंगस का। बैक्टीरिया फंगस इसमें अटैक करेंगे बेटा, और जब बैक्टीरिया फंगस इसके ऊपर अटैक करेंगी तो कुछ ना कुछ केमिस्ट्री बिगाड़ के रख देंगे, इसलिए इसका नाम है केमिकल प्रोसेस। इसका नाम है केमिकल प्रोसेस। अब होता क्या है, मेरी बात सुन बेटा, होता क्या है, मेरी बात सुन। तूने फ्रैगमेंट बना दिए, पहले वो इतना था, अब टुकड़े किए। आपको ये कहानी पता है? हम रोटी के जितने टुकड़े करेंगे ना उतना वो हेल्पफुल होगा डाइजेशन के लिए। काहे के लिए? क्योंकि डाइजेशन के लिए लगता है एंजाइम्स। क्या लगता? जैसे अपने माउथ में है सलाइवरी अमाइलेज, बराबर है, पेट में है गैस्ट्रिक जूसेस, वो लाइपेज वगैरह वगैरह। तो रोटी जितना बारीक होगा उतना डाइजेशन अच्छा होगा। बिकॉज अगर वो चीज़ ऐसी है और वो बिखर के ऐसी हो गई, इसके टुकड़े हो गए, तो इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ता है। क्या बढ़ता है? क्या बढ़ता है? एक सिंपल सी बात ऐसी है, एक शुगर का टुकड़ा है और शुगर की पाउडर है, कौन जल्दी पानी में डिज़ोल्व होता है? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है उसका। नहीं समझा? नहीं समझा? किसको नहीं समझा? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, उसके अंदर की चीज़ें बाहर। सिंपल सी बात है, देख ले, ये इसका सरफेस एरिया अटैक करने के लिए, ये सरफेस एरिया अटैक करने के लिए, बराबर है। इसके टुकड़े किए, मतलब अंदर जो है वो बाहर आएगा ना, जो अंदर है वो बाहर आएगा ना, टुकड़ों से अंदर बाहर है, मतलब ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, ऐसे होता है वो। मतलब अंदर जो चीज़ें छिपी हुई है वो बाहर आएंगी ना टुकड़ों के बाद। मुझे एक पोड़ी है, कि पोड़ी है, इस रोटी को देख, एक ही सरफेस है फिलहाल, देखना तू कितना सरफेस है। अब कितने हो गए? 3 सरफेस हो गए ना। जैसे एक खेत है, उस खेत के हमने 3 टुकड़े किए तो कितनी बाउंड्री बनेंगी? ज़्यादा बनेंगी ना बॉर्डर्स। जैसे कोई एक कंट्री है, जब उस कंट्री के 10 कंट्री बन जाती है उसी के अंदर, तो बॉर्डर बढ़ जाती है ना बेटा। बॉर्डर का मतलब क्या बढ़ जाता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो इसकी बॉर्डर बढ़ गई, इसका बाउंड्री बढ़ गया, मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया। तो एंजाइम के लिए अच्छा होगा काम करने के लिए वो सरफेस एरिया बढ़ने से। यहाँ पे होगा क्या, ये जो बैक्टीरिया और फंगस है बेटा, ये दोनों वहाँ पे एक चीज़ रिलीज करते हैं इसके ऊपर, उसका नाम क्या है? एंजाइम। उसका नाम है DE, DE फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम। व्हाट इज DE?
और ये एंजाइम क्या करते हैं, इसके टुकड़े नहीं करेंगे। ये एंजाइम का काम क्या है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एंजाइम? वो किसी भी केमिकल को तोड़ते हैं, वो मटेरियल को नहीं तोड़ते, दे ब्रेक द केमिकल्स। जैसे एग्जांपल सुन, अगर हमारे पास स्टार्च है और स्टार्च के ऊपर एंजाइम ने एक्शन किया तो पता है ना, स्टार्च फाइनली कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। तो क्या हुआ पता है तेरे को, कि जो बड़ा कंपाउंड है उसके टुकड़े हो गए, छोटा कंपाउंड मिला हमें। मैं वही बात कर रहा हूँ। सो बैक्टीरिया एंड फंगस प्रोड्यूस व्हाट, digestive enzyme. This enzyme act on fragments. Actually they act on organic matter. They act on and convert into inorganic compound. Convert into inorganic compound. So here organic compound convert into inorganic compound due to the activity of bacteria and fungus, because they produce what, digestive enzyme. आपको समझ में आया क्या बोला मैंने अब तक? कौन किस में कन्वर्ट हुआ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुआ। उसका मेन कारण कौन है, बैक्टीरिया और फंगस, बिकॉज दे प्रोड्यूस व्हाट, एंजाइम्स। समझ में आया बेटा? हाँ, तो सर इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म जो होता है, इसमें कैटाबॉलिज्म में चीज़ें टूटती हैं। जैसे ये कार्बन बॉन्ड विथ कार्बन, कार्बन प्लस कार्बन, कुछ फर्क है इनमें, कार्बन बॉन्ड विथ कार्बन, कार्बन प्लस कार्बन। आपको नहीं लगता ये बड़ी चीज़ छोटी में कन्वर्ट हो गई है ना, कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट हुआ। इसके लिए कौन चाहिए, इसके लिए चाहिए एंजाइम्स। क्या चाहिए, जो बीच वाला बॉन्ड क्या कर दे, तोड़ दे। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए कौन चाहिए, एंजाइम्स। ओके, तो इसे बोलते हैं बेटा, इसे हम एक्चुअली बोलेंगे कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल कंपाउंड का टूटना, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म्स। जैसे एग्जांपल सुन, तूने पढ़ा नहीं क्या अब तक कभी बेसिक में, अगर कोई चीज़ टूट रही है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। चीज़ बन रही है उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। चीज़ बन रही है तो हाँ, और कॉमनली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, कॉमनली कॉल्ड एज। चलो यहाँ तक लिख ले बेटा, लिख लो यहाँ तक। तू कंटिन्यू कर सकता है, मुझे जगह नहीं थी इसलिए मैंने वो डिसकंटिन्यू किया उस पेज को। तू कंटिन्यू कर सकता है फ्रैगमेंट के बाद। Here the enzyme plays role. This is the enzymatic process. ये enzymatic reactions, झालं का लिहून? हाँ, हे डाऊट आहे? नाही आहे डाऊट, मला विचारत चल, साक्षीला विचारते जा। हो गया लिखना? चल नेक्स्ट। अब इसके आगे वाली कहानी सुनो, आगे वाली कहानी, इसके आगे वाली कहानी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, अब मेरी बात सुनना। यहाँ से टू थिंग बन सकती हैं। देर आर टू वेज अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट इज, ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एक तो इन सॉइल चला जाएगा, अपर लेयर ऑफ सॉइल। ये कहाँ जाएगा, अपर लेयर ऑफ सॉइल। बेटा सुन एक बार, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक तो कहाँ पे रहेगा, या फिर यहाँ से रिएक्शन देख, या फिर ये जाएगा बेटा डीप लेयर ऑफ सॉइल, और वहाँ जाके डीप लेयर ऑफ सॉइल में चला गया ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के साथ।
यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पानी में ऐसे घुल जाता है, पानी में, बारिश का पानी रहता है ना, उस बारिश के पानी के साथ वो घुल जाता है और सीधा पर्कुलेट होके नीचे जाता है ज़मीन में। इतना नीचे जाता है कि इट्स अनअवेलेबल, ये अनअवेलेबल सॉल्ट बनता है। मतलब ये सॉल्ट ऐसा है जो किसी प्लांट को नहीं मिलने वाला, ये डीप जा चुका है ज़मीन के कई लेयर के नीचे। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज विच सॉल्ट, जो सिर्फ वहाँ जमा रहेगा। जमाने को हम बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? जम गया वो, अनअवेलेबल फॉर प्लांट्स। और ये वाला जो है ये अपर लेयर पे ही बैठा है, मतलब दीज आर कॉल्ड एज अवेलेबल, दीज आर कॉल्ड एज, ये भाई साहब अवेलेबल रहेंगे, अवेलेबल फॉर प्लांट्स। इज दैट क्लियर? तो ये जो प्रोसेस है बेटा, जहाँ पे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है डीप लेयर में जाता है पानी के साथ, बारिश के पानी के साथ, इस प्रोसेस को मैं कहूँगा लीचिंग। क्या बोलूँगा? लीचिंग का मतलब होता है परकोलेट, गड़ने, गड़ने। यू नो गड़ने? नॉट गड़ने? डोंट यू नो? ओके। अरे भाई, जो पानी जो ज़मीन पे है वो सीधा ज़मीन के अंदर परकोलेट हो के सबसे नीचे जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं उसको अपन। छत कसं गळतं ना, टेरेसवर पाणी जमा झालं का ते यामधनं, या स्लॅबमधनं, मग असं स्लॅबमध्ये काही जर असेल म्हणजे जागा असेल सिमेंटची, मग तिथनं ते खाली येतं असं, है ना, ड्रिपिंग बोलते उसको। इज दैट क्लियर? हाँ। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड विथ वाटर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड विथ वाटर, ये बेटा सीधा सॉल्यूशन कहाँ चला जाएगा? डीप लेयर ऑफ सॉइल, और वहाँ पे क्या रहेगा? वो अनअवेलेबल। लिख लो इससे, लीचिंग। मेरे ख्याल से 3 स्टेप हो गए आपकी अब तक। 3 हो गए ना? अरे 3 ही हो गए ना। पहला फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग। लिहित नाही आहे का आर्या? कुठे लिहिलं? बघा त्यात लिहिलं आहे। मग तुम्ही त्या नोट्स यूज करत का? ते स्टिकी नोट्स असतात, छोटे छोटे असतात ना त्या। ओके, ते स्टिकी नोट्स लवकर निघतात का? समजलंय का? काय समजलं? मग त्यातलं काही इनऑर्गेनिक केमिकल कुठे जातं? 2 वेज, अपर लेयर एंड सेकंड इज डीपेस्ट लेयर। जो डीपेस्ट लेयर जाता है उसका प्रोसेस का नाम क्या है? लीचिंग। हाँ, ओके। लीचिंग में कौन सा सॉल्ट होता है ज़मीन में? अनअवेलेबल सॉल्ट, जो पेड़ के लिए काम का नहीं है। नाउ यहाँ पे हमारी प्रोसेस हो चुकी बेटा, इतना हमें समझ में आया सर? इज दैट क्लियर? 3 स्टेप हो गई, ये सब कुछ लिखना हो गया। मैं इसी के ऊपर अड़ा हूँ अभी तक, मैं इसी की बात करूँगा, क्योंकि यहाँ से आएगा अभी नेक्स्ट स्टेप, यहीं से आएगा डेट्रिटस से, टूटा हुआ डेट्रिटस। सुनिएगा, योर नेक्स्ट स्टेप, इसके बारे में बात करना पड़ेगा पहले हमें। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है सुन ले, तू बराबर लिखना शुरू करना। इनका नाम क्या था? फ्रैगमेंटेड डेट्रिटस। यू नो, लुक हियर, इनके ऊपर शुरू हुआ था कैटाबॉलिज्म। क्या शुरू हुआ था? और उसके ज़रिए यहाँ पे क्या मिल रहा था? इनऑर्गेनिक केमिकल मिल रहा था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा था। बेटा ध्यान से सुन इधर, हमें इसके बारे में बात नहीं करना अभी, ये हो रहा है बिकॉज इट इज़ वेरी फास्ट प्रोसेस। बट इसी फ्रैगमेंटेड डेट्रिटस के अंदर, इसी के अंदर कुछ भारी केमिकल होता है, भारी केमिकल। जो हल्का केमिकल है उसको तोड़ा जा रहा है
बेटा इसके अंदर जो हल्का केमिकल है उसको तोड़ा जा रहा है। कौन सा केमिकल तोड़ा जा रहा है? हल्का, बराबर है। और जो भारी केमिकल है, जो भारी केमिकल है, वो भारी केमिकल एक जगह पे यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। मेरी बात सुनना, मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो हल्का केमिकल है उसको तोड़ा जा रहा है। जैसे जंगल में जो सीधे पेड़ रहते हैं ना उसको पहले कट करते वो लोग, जो आड़े टेढ़े रहते हैं ना उसको बाद में देखते हैं, बराबर है। हाँ, तो जो हल्का केमिकल है उसको पहले तोड़ो, लेकिन जो भारी केमिकल है वो भारी केमिकल बेटा एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, ये भारी केमिकल है। और ये जो भारी केमिकल एक जगह पे कलेक्ट हो रहा है, इसी से बनता है वहाँ पे एक चीज़ जिसका नाम है ह्यूमस। क्या है? ह्यूमस जो है इसी के अंदर का केमिकल है, उससे वहाँ पे एक पाउडर बनता है। इसी के अंदर के कुछ केमिकल है, उससे एक पाउडर बनता है, उसका नाम क्या है? ह्यूमस। इस ह्यूमस में आते हैं वो केमिकल जो जल्दी ब्रेक नहीं होते, जिसका एग्जाम्पल है लिग्निन, पेक्टिन। ये जल्दी ब्रेक नहीं होते। कौन कौन ब्रेक नहीं होते? लिग्निन। मतलब इनको समय लगता है। जैसे दो तरह के फूड है, जैसे एग्जाम्पल घास जल्दी नहीं डाइजेस्ट होती, उसको समय लगता है। और वही कोई मीट है जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे शेर में मीट जल्दी डाइजेस्ट होता है और गाय में घास होती है जल्दी डाइजेस्ट नहीं, समय लगता है। मैं वही बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल है जो वहीं पे अड़ोस पड़ोस में जमा होते जा रहे हैं, और जमा होने के बाद एक पाउडर बनता है जिसका नाम क्या है? ह्यूमस। तो बेटा इस तरह यहाँ पे ज़मीन पे कौन कलेक्ट हो रहा है? ह्यूमस। और इस प्रोसेस का नाम होता है ह्यूमिफिकेशन। क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है इसके अंदर जितने भारी केमिकल है, काय झालं? पाऊस येत आहे का? ठीक है, ध्यान दे इधर बेटा, ध्यान दे। मेरी गाड़ी कब से अटकी इधर, वो केमिकल पूरा कलेक्ट होके पिघल जाएगा अभी तो। फ्रेगमेंटेड डेट्रिसस काफ़ी भारी है। भारी केमिकल एक जगह पे इकट्ठा होता है, जो इकट्ठा हुआ उसका नाम क्या है? ह्यूमस है। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? मतलब सारे के सारे भारी केमिकल एक जगह पे आ गए। समझ में आया सर? अब ह्यूमस के ऊपर क्वेश्चन आता है, ह्यूमस कौन है, क्या है, इसके ऊपर मैं आपको एक्स्ट्रा समझा के दूंगा। इसके ऊपर IMP है, ये PYQ आया है, व्हाट इज ह्यूमस। फिर पहली स्टेप हो गई सर, हो गई। नेक्स्ट सर ऐसा नहीं कि ये टूटेगा नहीं, बेटा टूटेगा ये। ह्यूमस में कौन कौन है? ह्यूमस में भारी केमिकल जैसे लिग्निन है, उसमें पेक्टिन है। ये जल्दी ख़त्म नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन इसको भी मतलब ये ख़त्म होगा लेकिन देर लगेगी, धीरे 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 धीरे। इसके ऊपर भी माइक्रोब्स एक्ट करेंगे, इसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करेगा, ऐसा नहीं करेगा नहीं, बैक्टीरिया और फंगस इसके ऊपर भी एक्ट करेंगे। और इस बंदे को भी वो कन्वर्ट करेंगे सबसे लास्ट में, काय में कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे इनऑर्गेनिक में, काय में? लेकिन इसका एग्जाम्पल है मिनरल्स। क्या एग्जाम्पल है? मिनरल्स। मतलब इसमें से जो बाहर निकालेंगे वो मोस्टली क्या रहेगा? मिनरल्स रहेगा। क्या रहेगा? जो मिट्टी के ऊपर सरफेस पे रहता है, मिनरल्स। और इसी स्टेप को हम यहाँ पे नाम देते हैं मिनरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? रिपीट कर। ह्यूमस से तुझे सबसे लास्ट में धीरे धीरे होने के बाद यहाँ क्या मिलेगा? द प्रोसेस कॉल्ड एज। अब ये बता इनमें और इनमें क्या फ़र्क है? ये भी तुझे इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, ये भी मिला, फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क है सर। यहाँ जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिला वो कौन से केमिकल से मिला? जो केमिकल हल्का था डाइजेस्ट करने में, बराबर है। लेकिन यहाँ जो मिनरल मिला वो कैसा मिला? धीरे धीरे मिला, क्योंकि ये कहाँ से आया? और ह्यूमस में कौन से केमिकल है? भारी। मतलब बेटा इस टुकड़ों में दो तरह के केमिकल हैं। जो हल्का केमिकल है वो इधर जाएगा, जो भारी केमिकल है तोड़ने में दिक्कत जाती है वो इधर आएगा। कड़ला का समझा क्या? अपने हिसाब से लिखो अभी उसको। हल्का केमिकल
इसको बोलते हैं ह्यूमस। जल्दी लिखो भाई। ऊपर रहता, सॉइल का टॉप लेयर इज मेड बाय ह्यूमस। मिनरल्स ना, नहीं क्या होता है सुनो, एक कग्गद है, उसको जलाया, उसकी राख बनी, वो भी कहाँ रहेंगी, ऊपर ही रहेंगी। मतलब ह्यूमस पहले ऊपर ही है, ह्यूमस से क्या मिल रहा है, मिनरल्स। ह्यूमस से ही क्या मिल रहा है, इनऑर्गेनिक, मतलब क्या मिल रहा, तो वो भी ऊपर ही रहेगा। जो चीज़ जल रही है वो भी ऊपर है, जलने के बाद जो मिला वो भी ऊपर है। कळलं, कारण की ह्यूमसच कोणात कन्वर्ट होऊन राहिलं आहे। हाँ, सिर्फ इतना है कि ह्यूमस इसमें कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा दोनों ऊपर ही है। ये एकदम से पढ़ने से नहीं आता एनसीईआरटी से, इसको डायग्राम के फॉर्म में पढ़ो अच्छे से। झालं का रक्षिता लिहून? काय नहीं है, ओके। रफमध्ये लिही ना मग। बोलो कहानी क्या है, पढ़ लिया पूरा कहानी, पूरी कहानी समझ में आ गई, पांचों स्टेप। पहले क्या हुआ था, हां म्हणजे डेट्रिटस एक फूड होतं, ते तुटल्या गेलं, त्यांनी काय मिळालं, एक तुकडे मिळाले, मग तुकड्यांपासून सगळी कहाणी सुरू झाली। तुकड्यामध्ये हलकं केमिकल, भारी केमिकल, हां जे हलकं केमिकल होतं त्याचं झालं। नाही, डीप भारी केमिकल जमिनीत नाही गेलं। हां 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 हां, आफ्टर कॅटाबॉलिझम, हां बघ एकदा काय झालं। हाँ ओके, आपका लिखना हो गया ये। ह्यूमस के बारे में नोट लिखनी है। बिफोर दैट एक बार कहानी मैप के फॉर्म में देख लो। मैप के फॉर्म में मैंने बोला ये रहता है डेट्रिटस, इसको खाने के लिए पहली स्टेप फॉलो करो, फ्रेगमेंटेशन। बेटा कहानी सुन ले, किसने किया फ्रेगमेंटेशन, डेट्रिटिवोर्स ने। कौन था वो, अर्थवॉर्म, ये था अर्थवॉर्म। फिर इससे मिले हमें छोटे छोटे टुकड़े, इनको हमने क्या बोला, फ्रैगमेंट्स। अब कहानी यहाँ से और मोड़ लेती हैं, अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं यहाँ से, जैसे 12वीं के बाद कैसे, ऐसा ब्रांच है इधर। पहली ब्रांच तो होता क्या है, इसमें जो हल्का केमिकल है, हल्के केमिकल में रिएक्शन फास्ट होती हैं। इसमें जो हल्के ऑर्गेनिक केमिकल है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कुछ हल्की शुगर है ना, वो जल्दी टूट जाती हैं। तो सर इसमें क्या होता है, फास्ट कैटाबॉलिज्म। क्या होता है बेटा, कैटाबॉलिज्म होता है, जो होता है हल्के केमिकल में। हल्के का मतलब क्या बोला रहे अपन ने, लाइट केमिकल्स। उससे तुझे मिलेगा यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल मिलेंगे। यहीं से याद रख तू, बाकी भूल जा।
इनऑर्गेनिक केमिकल जो है, मैं यहीं से डायरेक्ट बात करूंगा, इनऑर्गेनिक केमिकल जो होता है वो डीप सॉइल में चला जाता है, डीप सॉइल। इनऑर्गेनिक कहाँ चला गया? डीप सॉइल। जब वो डीप सॉइल में चला गया और वो वहाँ पे क्या है? अनअवेलेबल है। कैसा है? अनअवेलेबल है। बेटा इस स्टेप का मैंने नाम लिखा था लीचिंग। क्या नाम है? लीचिंग। इसको मैंने क्या नाम दिया? कैटाबॉलिज्म। पीला कलर यूज कर रहा हूँ। इसको मैंने क्या बोला? फ्रेगमेंटेशन। आपको ये कहानी समझ में आ गई क्या? इनऑर्गेनिक कहाँ चला गया? डीप सॉइल में। क्या बोला इसको? पानी के साथ। तो खेत में पानी आता है बारिश का, कुछ पानी नदी में जाता है खेत से, कुछ ज़मीन के अंदर ही चला जाता है। हाँ, ऐसा पर्कोलेशन बोलते हैं उसको, गढ़ती। फिर यहीं से बात मैं कर रहा हूँ, यहीं से दो रास्ते आते हैं। मैंने क्या बोला था? जो भारी केमिकल होता है बेटा, कौन सा केमिकल? भारी, जो तोड़ने में आसान नहीं रहता, उस भारी केमिकल से यहाँ पे एक पाउडर बनता है ज़मीन के ऊपर। इस पाउडर को मैंने क्या नाम दिया था? ह्यूमस। लेकिन ये पाउडर एक तरफ इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है। इस जमा होने वाले प्रोसेस का नाम क्या बोला मैंने? ह्यूमिफिकेशन। फिर ये पाउडर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छिपी है, इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ओसी का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन भारी केमिस्ट्री है, तोड़ने में दिक्कत जाती हैं। फिर ऐसे केमिस्ट्री को तोड़ने के लिए वापस वहाँ पे कौन आता है? बैक्टीरिया और फंगस। वो उसका क्या करते हैं बेटा? मिनरलाइजेशन। और इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लास्ट कन्वर्जन काय में होता है? इनऑर्गेनिक। इसी इनऑर्गेनिक को मैंने क्या नाम दिया था? मिनरल्स। और ये मिनरल्स तेरे को अवेलेबल है, ये मिनरल्स तेरे को अवेलेबल है ज़मीन के टॉप लेयर पे है। कहाँ पे? टॉप लेयर पे है। कळला आता काय आहे? और ये जितने भी चीज़ें हैं ना, वो एक साथ होती हैं। एक साथ मतलब सभी शुरू रहता है ऐसा, जैसे ये रास्ता इधर जा रहा, एक इधर आ रहा, ऐसा चल रहता है ऐसा। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो हाँ, अभी लिख ह्यूमस के बारे में लिख। ह्यूमस आईएमपी कर। ह्यूमस कौन है सर? ह्यूमस एक पाउडर है। लिखो ह्यूमस क्या है? व्हाट इज ह्यूमस? लिख। इट इज डार्क पाउडर, इट इज डार्क कलर, इट इज डार्क कलर amorphous powder, it is dark color amorphous powder। ये सॉइल के ऊपर ये ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या है? एक डार्क कलर एमॉर्फस पाउडर इन कोलॉइडल नेचर। कोलॉइडल नेचर का है ये, केमिस्ट्री का शब्द है कोलॉइडल, बराबर? माहित है का? ये ह्यूमस, इसका एग्जैक्टली नेचर है ऑर्गेनिक, मतलब इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी है ह्यूमस में। कौन सी केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक। और ये बड़ा अच्छा होता है मिट्टी के लिए। और नेक्स्ट थिंग, ह्यूमस को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया फंगस को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ह्यूमस जो होता है ना, इसमें रहती है रेजिस्टेंस पावर। जैसे हमने पोलन ग्रेन्स में एक चीज़ पढ़ी थी, पोलन ग्रेन जो होता है उसको बैक्टीरिया तोड़ नहीं सकता, याद है क्या? पोलन ग्रेन का ऊपर का कवच एक्साइन, रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर, पीएच, याद है वो चीज़? ह्यूमस को तोड़ना मुश्किल है। वो स्टेटमेंट लिखो। इट रेजिस्ट माइक्रोबियल एक्टिविटी, इट रेजिस्ट माइक्रोबियल एक्टिविटी, इट रेजिस्ट माइक्रोबियल एक्टिविटी। क्लियर हुआ? बताओ ह्यूमस की लोकेशन क्या है? टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, टॉप लेयर ऑफ द, हाँ ऐसा। अच्छा वैसे ही, ओके। अब
नेक्स्ट लिखिए, मतलब डीकम्पोजिशन हो गया अपना। कौन कौन से फैक्टर सर इसके ऊपर असर करते हैं वो हमें बात करनी है बेटा। ये ह्यूमस है। कौन है वो? ह्यूमस। कहाँ गया ये डायग्राम? सुनते जा। ये अर्थवर्म है, ये बीटल जैसा ही है, ये भी अच्छा रहता है, ये भी डेट्रिटस, ये डेट्रिटिवोर्स है, ये बीटल जैसा होता है। लीचिंग का मीनिंग क्या बोला मैंने? खेत में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सीधा कहाँ चली जाती? डीप सॉइल। इतनी डीप सॉइल, अरे ये कहाँ से आया बीच में? ये नमक, ये नमक का पत्थर दिख रहा है तेरे को? ये नीचे देखना, नमक का पत्थर वाइट कलर का, ये है अनअवेलेबल सॉल्ट, अनअवेलेबल सॉल्ट, इट इज़ कॉल्ड एज लीचिंग। ये खेत की मिट्टी है, इस मिट्टी का ऊपर का सरफेस जो होता है उसको ह्यूमस बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? ये जहाँ से खेत का अपर सरफेस रहता है इज अ ह्यूमस। और ये अर्थवर्म क्या कर रहे हैं इधर? ये कर रहे हैं सर फ्रेगमेंटेशन। क्या कर रहे हैं? हाँ, फ्रेगमेंटेशन। ये अर्थवर्म क्या कर रहा है इधर? फ्रेगमेंटेशन। ओके। ये वाइट कलर के कौन है? मशरूम। मशरूम मतलब फंगस है, वो फंगस है। दे आर डिकम्पोजर्स। दिस इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन। मिनरल्स कुछ मिट्टी के ऊपर भी रहते हैं, कुछ थोड़ा ज़मीन के नीचे भी जाते हैं, दैट्स अ मिनरल्स। ये मिनरल्स है। पत्थर में क्या रहता? मिनरल्स। स्टोन में क्या रहता है? लगभग मिनरल्स। देख, ह्यूमस मोस्टली टॉप लेयर पे रहता, और उसी ह्यूमस से क्या मिलते हैं? मिनरल्स। वो थोड़े नीचे आते हैं, अपर में भी रहते हैं, थोड़े नीचे भी आते हैं। नीचे जो आते हैं वो पत्थर के फॉर्म में बन जाते हैं, स्टोन के फॉर्म में, जस्ट बिकॉज स्टोन हैज़ अ मिनरल्स। तेरे को नदी में पत्थर पता है? बराबर है। हम क्या बोलते हैं? नदी का पानी जो होता है वो होता है मिनरल वाटर। क्या होता है? क्योंकि पत्थर के मिनरल्स पानी में जाते हैं ना, वो ऐसे घिसाई से, है ना। स्पेशली कौन सी नदी? अपने गांव की नहीं बेटा, उधर से जो आती है हिमालय से, ऐसे लहराता हुआ पानी, फ्रेश वाटर। हाँ, ये डायग्राम देख लेना एक बार, उसी की डायग्राम है डीकम्पोजिशन की। मुझे आपको एक लास्ट स्टेटमेंट यहाँ बताना था कि विच फैक्टर्स अफेक्ट ऑन डीकम्पोजिशन। ये ओपन कर पैराग्राफ। विच फैक्टर, लास्ट पैराग्राफ है, देख ले। विच फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डीकम्पोजिशन? फॉर डीकम्पोजिशन फर्स्ट इज केमिकल इंपॉर्टेंट। जितना केमिकल भारी होगा उतना डीकम्पोजिशन हल्क मतलब कम होगा। जितना केमिकल भारी होगा तोड़ने में उतना डीकम्पोजिशन स्लो होगा। समझ में आया क्या? और जितना केमिकल हल्का होगा उतना डीकम्पोजिशन फास्ट होगा। क्लियर हुआ क्या? जैसे लिग्निन, लिग्निन कौन सा केमिकल है? भारी। उसको तोड़ने में क्या जाती है? दिक्कत जाती है, तो डीकम्पोजिशन का रेट क्या रहेगा? स्लो। और जैसे प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है? जल्दी टूट जाता है। समझ में आया? तो द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ केमिकल, कि वो हार्ड है केमिकल की सॉफ्ट है, टूटता कैसे जल्दी। तो बेटा कुछ चीज़ें हैं, टिक कर ले। अगर तेरे अगर डेट्री उस फूड में या मरे हुए पत्ते में अगर लिग्निन और काइटिन है तो इसको तोड़ना बड़ा दिक्कत का काम है, तो इसको स्लो एक्टिविटी चलेंगी डिकम्पोजिशन की। लेकिन अगर उसमें उस डेट्रिटस में अगर नाइट्रोजन से भरा कंपाउंड है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है जैसे कि शुगर, वो जल्दी टूटेगा। इफ detritus has sugar it quickly break. If detritus has lignin or chitin it slowly break. तुम्हाला कळतं आहे माझं म्हणणं काय? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर। मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे बेस्ट टेम्परेचर जहाँ बैक्टीरिया फंगस काम कर सकता है वो होता है बेटा 25 से 40।
या 20 से 35, मतलब 20 से लेके 35 या 25 से लेके 40, बेस्ट टेम्परेचर फॉर द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। इससे कम जाएगा माइक्रोब्स काम नहीं करेंगे, इससे ऊपर जाएगा ऑल्सो माइक्रोब्स काम नहीं करेंगे, मर जाएंगे वो, उसके एंजाइम ही ख़त्म हो जाएंगे। पता ना एंजाइम टेम्परेचर के हिसाब से काम करते, इसलिए आपको मैं बताना चाहूँगा ये टेम्परेचर अपने यहाँ पे है। ये टेम्परेचर रहता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। कहाँ? इसलिए यहाँ पे चलता है डिकम्पोजिशन ज़्यादा। अपने इंडिया में है ट्रॉपिकल कंडीशन, सच अ कंडीशन, दैट्स वाई अ लॉट ऑफ डिकम्पोजिशन इज़ हियर। इसे याद रखना तू, अगर कोई एनिमल मर गया, कोई कुत्ता मर गया, जल्दी बाँस मारेगा, जल्दी। और वही अगर कुत्ता कहीं बर्फ़ में मर गया तो वो जल्दी स्मेल नहीं मारता, मतलब उससे जल्दी स्मेल नहीं आती, बराबर। कोई डॉग है, वो यूरोप में मर गया जहाँ बहुत बर्फ़ ही बर्फ़ है, टेम्परेचर है 10 डिग्री का, अगर वहाँ कोई डॉग मर जाता है ना, स्मेल नहीं आती। और यहीं अगर अपने डॉग कोई मरता है ना, स्मेल जल्दी आती है। रीज़न क्या है? डीकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ फास्टली, बिकॉज बैक्टीरिया और एंजाइम एकदम काम करते हैं उसके ऊपर। इज दैट क्लियर? तो टेम्परेचर का असर होता है। दूसरा असर है मॉइस्चर। कौन? ह्यूमिडिटी। तुझे पता है जहाँ पे गीलापन है वहाँ फंगस आती है, जहाँ गीलापन है वहाँ कौन आती है? फंगस। इसलिए ह्यूमिडिटी चाहिए। तो सर टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर मैटर करता है सर। उसके बाद में वार्म मॉइस्ट एनवायरनमेंट, ये भी मैटर करता है सर। वार्म मॉइस्ट एनवायरनमेंट मैटर करेगा बेटा। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनका असर होता है डीकम्पोजिशन पे, तो इसको अच्छे से याद रखना। एक ये था लिग्निन काइटिन और इधर शुगर थी। टिक करो इसे। फॉर डीकम्पोजिशन में O2 ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल। अगर बैक्टीरिया को और फंगस को O2 ज़्यादा मिला तो डिकम्पोज भी ज़्यादा होगा। यू नो एरोबिक डिकम्पोजिशन, O2 ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल। एक काम कर, टेम्परेचर को PYQ कर। टेम्परेचर PYQ है बेटा, केमिकल कंपोजिशन भी PYQ है। वो शुगर, लिग्निन, पेक्टिन, काइटिन, दे आर PYQ। Now tell me a last question, about last question, where is decomposition fast, in tropical rainforest या temperate rainforest? ट्रॉपिकल। कहाँ? 25 से 40 डिग्री का टेम्परेचर। ओके, हो गया ये ख़त्म। आज का टॉपिक क्या था? डिकम्पोजिशन था। कितनी स्टेप आती हैं? पहली कौन सी थी? दूसरा